नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय समितियों की, जिन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करें हम कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समिति क्या आई थी, अस्तित्व में आई थी। इसका मतलब ये कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत जो पहली संसदीय समिति गठित की गई थी वो 1921 में की गई थी। दूसरी बात करें हम कि जो संसदीय समिति होती है वो होती कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की होती हैं। एक स्थायी समितियां होती हैं और दूसरी अस्थायी समिति या तदर्थ समिति हम इन्हें कहते हैं। स्थायी समितियों में किस किस को शामिल किया जाता है, तो एक प्राक्कलन समिति है, दूसरी लोक लेखा समिति है, तीसरी लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसे सरकारी उपक्रम समिति भी कहते हैं। और जो ये तीनों समितियां हैं ये कैसी समितियां, तो संसद की वित्तीय समितियां हैं। इसका मतलब ये सरकार के वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई समितियां होती हैं। इसीलिए इन स्थायी समितियों में जो तीन समिति हैं इन्हें क्या कहते हैं, वित्तीय समितियां कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम अस्थायी या तदर्थ समितियों की। इनमें किस किस को शामिल किया जाता है, तो एक पिरबर समिति है और दूसरी संयुक्त पिरबर समिति है। और पिरबर और संयुक्त पिरबर में दोनों में अंतर क्या है, तो पिरबर समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। लेकिन संयुक्त पिरबर समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है। इसमें 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। इनका काम क्या होता है दोनों समितियों का, तो जब भी कोई विधेयक संसद में रखा जाता है तो उसे संसद में रखने से पहले उस विधेयक की जांच की जाती है। तो उसके लिए समिति गठित की जाती है, पिरबर समिति। कभी कभी उस विधेयक की जांच करने के लिए संयुक्त पिरबर समिति का भी गठन किया जाता है। संयुक्त पिरबर समिति में दोनों सदनों के सदस्य होंगे, लेकिन पिरबर समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब हमें मुख्य रूप से जो समिति पढ़नी है वो तीन समिति पढ़नी है। एक प्राक्कलन समिति, दूसरी लोकलेखा समिति और तीसरी लोक या सार्वजनिक उपक्रम समिति। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राक्कलन समिति। यह संसद की जो स्थायी समितियां हैं उनमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति है। दूसरी, इसका जो गठन है केवल कहाँ से किया जाता है, लोकसभा से किया जाता है। या मैं कह सकता हूँ कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 सदस्य। और सभी सदस्य किसके होंगे, लोकसभा से होंगे। इसका मतलब यह है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और एक और खास बात है इसकी कि प्राक्कलन समिति में मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इस प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। सत्ताधारी दल का मतलब होता है जिस पार्टी की सरकार भारत में होती है उसी पार्टी का कोई सदस्य इस प्राक्कलन समिति का क्या बनता है, सदस्य बनता है। नेक्स्ट बात करें हम कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। इसका मतलब यह है कि प्राक्कलन समिति पहली बार गठित कब हुई है, तो 1950 में। और किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो जॉन मथाई, जो उस समय पर वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस समिति का गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो बजट में मांगी गई मतें हैं उनकी जांच करना, जो मांगे हैं उनकी जांच करने का काम होता है। दूसरी बात करें, यह समिति सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसका मतलब है सरकार का जो लेना देना होता है उससे संबंधित काम करती है कौन, प्राक्कलन समिति। और जो बजट में मांगे होती हैं उन मांगों की क्या करती है, जांच करती है। दूसरी बात करें कि इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। इसका मतलब यह है, मितव्ययता कहते हैं कम खर्च करने वाली। सरकार के जो उपरव्यय हैं, जो फालतू के खर्चे हैं, उन्हें रोकने का काम कौन करती है, प्राक्कलन समिति करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। दूसरी बात करें कि इस प्राक्कलन समिति में प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 25 थी। लेकिन 1956 में इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30 कर दिया है। और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। और यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका मतलब है जो वित्तीय समिति मैंने तीन बताई हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, उन तीनों में सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति है। और इसका जो गठन है
वो भारत सरकार अधिनियम, या मैं कह दूं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। जो बात मैंने अभी पीछे बताई थी कि संसदीय जो समिति अस्तित्व में आई है वो 1921 में आई है, और किस एक्ट के तहत आई थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आई थी। लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से शामिल किए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। 1967 से पहले इस लोकलेखा समिति का अध्यक्ष सत्ता पार्टी के किसी सदस्य को बनाया जाता था, लेकिन 1967 के बाद इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है ये। दूसरी बात करें कि इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वैसे जो संसदीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति सामान्यतः कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दूसरी बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों पर क्या करती है, जांच करती है। इसका मतलब है सरकार का जो पैसे का लेन देन होता है उन विषयों की क्या करती है, जांच करती है। और किसको आधार मानकर, तो कैग की रिपोर्ट को आधार मानकर जांच करती है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें कि जो कैग होता है कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। कैग को लोकलेखा समिति का मित्र या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि लोकलेखा समिति जो जांच करती है सरकार के लेन देन की, वो किसके आधार पर करती है, कैग की रिपोर्ट के आधार पर। इसका मतलब है कैग की रिपोर्ट इसको पथ देने का या मार्ग देने का काम करती है, इसीलिए इसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। दूसरी बात करें हम कि लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति भी वित्तीय लेन देन संबंधी जांच करती थी और लोकलेखा समिति भी वित्तीय लेन देन संबंधी जांच करती है, इसीलिए इसे प्राक्कलन समिति की क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। दूसरी बात करें, इस समिति में भी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। तीसरी समिति है लोक उपक्रम समिति, जिसे हम सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कह सकते हैं या सरकारी उपक्रम समिति भी कह सकते हैं। इस समिति को लाने का श्रेय 1964 में किसको जाता है, तो जीबी मावलंकर को जाता है, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से शामिल किए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात करें कि इस लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या होता है, तो इसमें कार्यों में पहला कार्य इसका लोक उपक्रम के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट की जांच करती है ये समिति। और दूसरा कार्य है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनके लेखों की क्या करती है, जांच करने का काम करती है। और इन तीनों समितियों से संबंधित जो कॉमन बात है वो ये है कि जो प्राक्कलन समिति होती है, लोकलेखा समिति जो होती है और लोक उपक्रम जो समिति है, ये संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। इसका मतलब ये है जो सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है उस पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम कौन करती है, प्राक्कलन समिति करती है। या हम कह दें कि सरकार द्वारा पैसा जो खर्च किया जाता है उसकी जांच करने का काम कौन करती हैं, तीनों समितियां करती हैं। इस वीडियो में इतना ही है। और जो संसद की समितियां हैं मुख्य रूप से वो हमने पूरी कर ली हैं। और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।